नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर आज फिर से आप सभी के लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से अब की बार टॉपिक हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाइपरलिपिडीमिया A to Z इंफॉर्मेशन के पार्ट 5 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 भी देखना चाहें, और मैं तो यही कहूँगा कि आपको यह सभी पार्ट भी देखने चाहिए। इस हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। आज इस पार्ट 5 में मैं आपसे चर्चा करूँगा हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से होने वाले नुकसानों के बारे में। तो अब चर्चा करता हूँ इससे होने वाले पहले नुकसान के बारे में। जो हो सकता है वह यह है कि जैसा कि हमने जाना कि लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की एक निश्चित मात्रा तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक व जरूरी होती है, परंतु जब रक्त में इनकी मात्रा सामान्य स्तर से अधिक यानी कि कोलेस्ट्रॉल 250 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या इससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो यह अतिरिक्त मात्रा हृदय को रक्त संचार करने वाली धमनियों कोरोनरी आर्टरीज की आंतरिक सतह पर परत दर परत ठीक वैसे ही जमने लगता है जैसे पानी वाले पाइपों के अंदर की सतह पर जंग यानी रस्ट, जिससे उसका आंतरिक व्यास यानी डायामीटर धीरे धीरे कम होता चला जाता है और वे सक्रिय यानी नैरो होती चली जाती है। उनमें आंशिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में जहां कोरोनरी आर्टरीज रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने के कारण मोटी, कठोर व संकीर्ण यानी नैरो हो जाती हो, जिनके फलस्वरूप उनका आंतरिक व्यास यानी डायमीटर कम हो जाता हो, उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसके कारण हृदय की मांसपेशियों को अपर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है। यह कोलेस्ट्रॉल नायक तो ट्राइग्लिसराइड खलनायक के रूप में काम करता है। हम जानते हैं कि हृदय ही शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों तक रक्त पहुंचाता है, परंतु हृदय को स्वयं अपने लिए भी प्रचुर मात्रा में रक्त की आवश्यकता होती है, जो उसे महाधमनी से निकली लेफ्ट और राइट कोरोनरी धमनियों यानी कोरोनरी आर्टरीज द्वारा पहुंचाई जाती है। परंतु जब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति घटती जाती है, वैसे वैसे ही उनकी कार्य क्षमता भी घटती जाती है। अब यदि किसी कारणवश अधिक शारीरिक परिश्रम किया जाता है तो ऐसी स्थितियों में तो हृदय मांसपेशियों को सामान्य से अपेक्षाकृत अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है, परंतु यह कोरोनरी आर्टरीज की मोटी, कठोर व संकीर्ण यानी नैरो नलिकाओं द्वारा अब दे पाना संभव नहीं हो पाता है। इस समय इस तरह कुछ क्षणों के लिए एक अस्थायी अरक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण सीने में दर्द उठने लगता है। इसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। एंजाइना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मैं रो रहा हूँ, आई एम क्राइंग, और पेक्टोरिस का अर्थ होता है छाती में। इस स्थिति में छाती में दर्द, भारीपन, जलन और बेचैनी आदि होने लग जाती है। इस तरह का कोई भी लक्षण जो 1 से 10 मिनट तक हो, अधिकतर अधिक परिश्रम करने में हो, आराम करने पर कम भी हो जाए, एंजाइना पेन हो सकता है। कभी कभी तो यह दर्द दोनों हाथों, पीठ, जबड़े में भी आ सकता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि यह भावनात्मक वेग के समय
ज़्यादा भारी वजन उठाने पर, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के समय, नहाने एवं भोजन के उपरांत इसके होने की ज़्यादा संभावना होती है। अब यदि समय रहते हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इसकी अगली स्टेज में इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड के बढ़ते स्तर से हृदय की कोरोनरी आर्टरीज के एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरीज की भीतरी दीवारों पर अकस्मात रक्त का थक्का जमने यानी थ्रोम्बस बन जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा होने पर उन कोरोनरी आर्टरीज विशेष में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है तथा हृदय मांसपेशियों का वह भाग जो उसे रक्त ग्रहण करती थी वह मृत होने लग जाती है। ऐसा होने पर हृदय एकाएक अपना कार्य करना बंद कर देता है। इस स्थिति को हम कोरोनरी थ्रोम्बोसिस या मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन MI या दिल का दौरा पड़ना या हार्ट अटैक आना कहते हैं। ऐसा होने पर सीने में बाईं ओर तीव्र दर्द उठने लग जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसा मानो कि छाती पर जैसे कोई बहुत भारी चीज रख दी गई हो। यही दर्द कंधे, गर्दन और अंगुलियों के पोरों तक भी होने लग जाता है। पसीना छूटना, घबराहट होना, मितली की शिकायत होना इत्यादि लक्षण नजर आने लग जाते हैं। एक बात यही कहना चाहूँगा कि यदि यही रक्त का थक्का यानी थ्रोम्बस जब सिर और गले की नसों में रुकावट डालता है तो उससे मस्तिष्क में भी दिल के दौरे के समकक्षी आकस्मिक और घातक रक्ताघात हो जाता है। इसी प्रकार से लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से होने वाला दूसरा नुकसान जो हो सकता है वह यह है कि इससे हम वक्त से पहले ही बुढ़े होने लग जाते हैं, अर्थात हमारी गोल्डन एज में ही ओल्ड एज आ जाती है। इसी प्रकार से इसका तीसरा नुकसान जो हो सकता है वह यह है कि ऐसी महिलाएं जिन्हें मोटापे की शिकायत भी है, दूसरी बात जिन्हें किन्हीं कारणोंवश ज़्यादा संतान होने का सुख मिला हो, और तीसरी बात यह है कि अब वह 40 वर्ष की उम्र की हो गई हो, तो ऐसी महिलाओं में लिपिड के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी हो जाने से गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि ऐसी फीमेल जो फैटी, फोल्टी और फर्टाइल है तथा यदि इनमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ावा है तो इन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसी प्रकार से इसका चौथा नुकसान जो हो सकता है वह यह है कि इससे जैंथोमा बनने की संभावना होती है। जैंथोमा जो त्वचा संकेत के रूप में होता है, यह त्वचा में उत्पन्न होने वाला थोड़ा उठा हुआ फ्लैट सॉफ्ट पैप्यूल, नोड्यूल और प्लाक होता है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, ये शरीर पर कहीं भी दिखाई दे सकते हैं, जो आँखों की पलकों के ऊपर, कोहनियों, जोड़ों, घुटनों, हाथों, पैरों या नितंबों पर देखे जा सकते हैं। अब इससे आगे की चर्चा मैं इसी के पार्ट 6 में करूँगा। तब तक आप सभी इसी तरह हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं पर न जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।